नमस्कार, डीटी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना नैयर। दिन के 12 बज चुके हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों के साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 22 तारीख को मांगी सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट। पीड़ित की पहचान उजागर करने पर जताई चिंता। पूछा, प्रिंसिपल ने हत्या की एफआईआर क्यों नहीं कराई दर्ज। आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीबीआई जांच में बाधा डालने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। पूछा, पुलिस ने क्यों नहीं की कार्रवाई। अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन करेगा सुप्रीम कोर्ट। देश भर के डॉक्टरों से काम पर लौटने का आग्रह। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। रेप मर्डर केस में ममता सरकार के रवैये से नाखुश गवर्नर देर रात पहुंचे दिल्ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच जारी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। भारत जापान के बीच आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री होंगे वार्ता में शामिल। रणनीतिक संबंधों की गहन मजबूती और भारत प्रशांत में स्थिति की समीक्षा पर होगा फोकस। और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोलकाता रेप मर्डर केस का खुद ही संज्ञान लेने के बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच में सुनवाई हुई तो कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां सामने आई। सीजेआई इस पूरे मामले में बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस पर सख्त नजर आई। कहा, कोलकाता की घटना अकेली घटना नहीं है, व्यापक मुद्दा डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी है। महिला डॉक्टरों की सुरक्षा और भी बड़ा मुद्दा है। उनके लिए अलग ड्यूटी रूम और रेस्टिंग रूम तक नहीं है। देश भर के लिए एक समान नियम और व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी कि देश भर में एक सुरक्षित वर्कप्लेस सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलकाता की घटना में पीड़ित का नाम और फोटो सार्वजनिक करने की घटना से हम बेहद चिंतित हैं। निपुण सक्सेना फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि रेप पीड़ित या यौन हिंसा पीड़ित की पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही प्रिंसिपल का रवैया जिस तरीके से रहा है, प्रिंसिपल ने घटना को सुसाइड ठहराने की कोशिश की तो उस पर सीजेआई की बेंच ने हैरानी जताई। गुरुवार को सीबीआई से अब तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है। सीजेआई ने पूछा, क्या एफआईआर में हत्या का जिक्र किया गया था? प्रिंसिपल ने हत्या की एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? सुप्रीम कोर्ट ने तमाम महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं कोलकाता रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई। भीड़ ने अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ की, क्राइम सीन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, क्राइम सीन को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसा कैसे होने दिया गया? साथ ही सीजेआई ने कहा कि हम एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं जो अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अपने सुझाव दें। साथ ही सीजेआई ने कहा कि हम देश भर के डॉक्टरों से आग्रह करते हैं कि वे काम पर अब लौट आएं। डॉक्टरों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया टास्क फोर्स के गठन का ऐलान। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और पुलिस जांच पर उठाए सवाल। सुनवाई के दौरान आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टरों की सुरक्षा की चिंता का भी मामला है और बेंच ने कहा कि महिलाएं सुरक्षा से वंचित हो रही हैं। इस बीच चिकित्सकों के संगठन फोडा ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामला लंबित रहने तक केंद्रीय सुरक्षा बलों को ना हटाने की अपील की है। इस मामले में चिकित्सक संगठन ने अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा है। हम फोर्डा की तरफ से फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हमने इंटरवेंशन फाइल किया है। इसके पहले भी हमने डॉक्टर मोनिका सिंह की तरफ से फाइल किया था पिटीशन। हमारा उस पहले पिटीशन में भी यही डिमांड था, आज भी यही डिमांड है कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो जब तक ये केस पेंडिंग है।
क्योंकि आप सिर्फ ये सोचिए कि एक दिन पहले सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है और दूसरे ही दिन अराजक तत्वों द्वारा जो है तोड़फोड़ कर दी जाती है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जहां तक अगर आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर इतिहास को उठा करके देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा मामला है जिसमें पूरे देश में आक्रोश है। तो वहां पे इस तरीके की सुरक्षा को करते हुए, मद्देनजर देखते हुए काफी कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए जब तक एक केस पेंडिंग है। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस मामले में हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम सुनवाई की है, जिसमें स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां रखी हैं। उन्होंने साथ ही साथ एक टास्क फोर्स के गठन का भी जिक्र किया है। साथ ही साथ ममता सरकार और पुलिस का रवैया जिस तरीके से रहा है अब तक, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सीजीआई ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, ये डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला डॉक्टरों के लिए रेस्टिंग रूम और ड्यूटी रूम की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। और जो देशव्यापी हड़ताल पर रेजिडेंट डॉक्टर हैं, उनसे सीजीआई ने अपील की है कि वो वापस काम पर अब लौट आए। तो ये लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से 9 अगस्त को बर्बरता के साथ एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद मर्डर का मामला हुआ, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम सुनवाई कहा जा रहा है इसको, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। विकास सारथी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियों का जिक्र किया है, उसमें टास्क फोर्स का गठन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और ममता सरकार और पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल भावना, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये कहा है कि जो कंसर्न है डॉक्टरों की सुरक्षा, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है, क्योंकि ये इकलौती घटना नहीं है। इससे पहले भी डॉक्टरों पर हमले की बातें और संदेहास्पद मौतों की बातें आई हैं, लेकिन बंगाल सरकार की इसमें जो भूमिका है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणियां की हैं। और प्रिंसिपल जो एक्स प्रिंसिपल हैं आरजी मेडिकल कॉलेज के, उनकी भूमिका को लेकर के भी बहुत सख्त टिप्पणियां कोर्ट ने की कि आखिर कोर्ट ने ये जानना चाहा कि आखिर सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी कि पीड़ित ने सुसाइड किया है, जबकि वहां क्राइम सीन से साफ नजर आता है, जैसा मीडिया रिपोर्ट में भी है, कि ये मर्डर पहली दृष्टि में ही लग रहा था। तो इसमें सबसे पहले क्यों नहीं प्रिंसिपल ने एफआईआर दर्ज कराई। दूसरा, कोर्ट ने ये भी वहां पर पूछा कि ये इतने सारे लोग जो उनको बताया गया कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि 7,000 लोगों की भीड़ जमा हुई और अस्पताल पर हमला करके क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया गया। इस पर भी कोर्ट ने ये कहा कि क्या बंगाल पुलिस को ये नहीं दिखा कि इतने हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं और वो अस्पताल में घुस गए। इसको लेकर के तैयारी क्या थी पुलिस की ऐसी किसी घटना को रोकने को लेकर। तो बंगाल सरकार सवालों के घेरे में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा को एक व्यापक मुद्दा मानते हुए कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन बंगाल सरकार की भूमिका पर सवाल भी उठाए हैं और उस पर टिप्पणियां भी की हैं। जी विकास, इसके साथ साथ सीजीआई ने जिस तरीके से कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों की गई, साथ ही पीड़िता के परिवार को 3 घंटे 30 मिनट बाद जब बॉडी मिली उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही प्रिंसिपल पर सवाल उठाते हुए सीजीआई ने कहा कि आपको ये सुसाइड का केस नजर आ रहा था, आपने इसे अननेचुरल डेथ करार दिया। तो प्रिंसिपल की जिस तरीके की कार्रवाई रही है उस पर भी तमाम सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और राज्य सरकार की व्यापक तौर पर जो भूमिका है उस पर लगातार कोर्ट सवाल खड़े करता रहा और कोर्ट ने 2 मामलों पर सीधा जवाब मांगा बंगाल सरकार से। पहला कि एफआईआर मर्डर के रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं की गई, मर्डर के लिए एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर की गई कॉलेज की तरफ से, और परिवार ने जब ये आरोप लगाया कि मर्डर हुआ है उसके बाद ही पुलिस हरकत में क्यों आई और अस्पताल प्रशासन हरकत में क्यों आया, जबकि प्राइमा फेसाई ये दिखता था कि वहां पर कुछ गड़बड़ थी। दूसरा, कोर्ट ने जो क्राइम सीन को डिस्टर्ब किया गया है उसको लेकर के सख्त टिप्पणी की है कि इतने सारे लोगों को कैसे घुसने दिया गया और वहां पर जो उन्होंने तोड़फोड़ किया, इसको लेकर बंगाल सरकार से रिपोर्ट भी मांगी गई है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और उस पर क्या कार्रवाई की गई है। गुरुवार तक अब सीबीआई भी अपनी एक इंटरिम स्टेटस रिपोर्ट देगी कि अब तक सीबीआई को क्या मिला है इस जांच में, और बंगाल सरकार को यह बताना होगा कि ये घटना आखिर कैसे घटी जहां पर एक हजारों लोगों की भीड़ अस्पताल में घुस गई और क्राइम सीन को वहां पर पूरी तरह से डिस्टर्ब किया गया। ये गुरुवार को रिपोर्ट्स आएंगी। इसके अलावा कोर्ट ने, क्योंकि डॉक्टर्स की स्ट्राइक का एक बहुत बड़ा असर देश भर में है, कोर्ट ने कहा कि हम डॉक्टरों से आग्रह करते हैं कि वो काम पर लौटे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना
ये कोर्ट की जिम्मेदारी है और इस बात को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त रहें कि इसमें कोई कसर नहीं रखी जाएगी। 9 डॉक्टर्स और इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और अन्य एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसमें रखे गए हैं। ये लोग ये बताएंगे कि क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि डॉक्टर्स, खास तौर से जो महिला डॉक्टर्स हैं जो वहां पर दिन रात काम करती हैं, खासतौर से नाइट ड्यूटीज में, इस तरह से डॉक्टर्स की सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर के ये नेशनल टास्क फोर्स, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नाम दिया है, ये अपनी रिपोर्ट देगा। इसकी जो हेड हैं वो वाइस एडमिरल डॉक्टर आरती सरीन बनाई गई हैं और वो इसको हेड करेंगी। उसके बाद ये कमेटी आपस में मंत्रणा करके ये भी अपनी 3 हफ्ते में एक स्टेटस रिपोर्ट देगी और 2 हफ्ते में टास्क फोर्स को अपनी एक फाइनल रिपोर्ट देनी है कोर्ट को कि भविष्य में किसी भी तरह डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ या अन्य स्टाफ के साथ इस तरह का कोई जो ये वाकया हुआ है, जो जिस तरह की हिंसा हुई है, इस तरह की संभावनाओं को खत्म किया जा सके, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। यहाँ पर ये टास्क फोर्स में जैसा हम बात कर रहे थे कि देश के जो नामी गिरामी डॉक्टर हैं, जिनमें एम्स दिल्ली के डायरेक्टर, एम्स जोधपुर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्राइवेट जो प्रतिष्ठित अस्पताल हैं उनके डॉक्टर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये पूरी रिपोर्ट जब तैयार होगी, कोर्ट को दी जाएगी, तो इसके अमल को लेकर के कोर्ट एक औपचारिक आदेश पारित करेगा। साथ ही विकास, पीड़िता के जो भी आइडेंटिटी रिवील की गई है, यानी कि पहचान उजागर करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। बिल्कुल, यहाँ पर कोर्ट को ये एक बताया गया, एक अलग से याचिका भी यहाँ पर आई है जिसमें इस पर ध्यान दिलाया गया कोर्ट का कि कैसे विक्टिम की फोटो और नाम, यहाँ तक कि वो कहाँ रहती थी, ये सारी चीजें अब मीडिया में शेयर की गई हैं। सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा शेयर की गई हैं। कुछ मीडिया संस्थानों ने भी इसमें लापरवाही बरती है। कोर्ट ने एक बार फिर याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट पिछले फैसलों में ये साफ कर चुका है कि किसी भी विक्टिम की, जो भी सेक्सुअल असॉल्ट के, रेप के विक्टिम्स हैं, उनकी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। इसमें कोर्ट ने हालांकि अलग से कोई निर्देश नहीं दिया, लेकिन जो पिछला कोर्ट का फैसला है उसके हिसाब से पुलिस ने कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की हैं, कई लोगों को नोटिस जारी किए हैं, तो वहां पर वो कार्रवाई समानांतर चलती रहेगी। अगली सुनवाई पर यह स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी कि इसको लेकर के कोर्ट क्या करता है, क्योंकि आज जो पहली, जिसको हम कह सकते हैं प्रायोरिटी थी कोर्ट के लिए, वो ये थी कि क्या जांच सही दिशा में बंगाल पुलिस कर रही थी, सीबीआई अब जो जांच कर रही है वो कहां तक पहुंची है, और सबसे बड़ी बात कि देश भर में डॉक्टर्स, खासतौर से महिला डॉक्टर्स, क्योंकि अस्पताल को लेकर के कहा गया कि अस्पताल में सभी हिस्से, आम सरकारी दफ्तरों की बात करें तो वहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं, लेकिन अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया कहीं भी नहीं है। स्टाफ वल्नरेबल है, खासतौर से महिला स्टाफ को बहुत कुछ इस तरह की घटनाएं झेलनी पड़ती हैं, मिसबिहेवियर की। इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अस्पताल में आप किसी के एक्सेस को नहीं रोक सकते, तमाम लोग आते जाते रहते हैं दिन रात। ऐसे में क्या वहां पर सुरक्षा उपाय और बढ़ाए जाएं। हालांकि हमने देखा कि जो केंद्रीय अस्पताल हैं उनमें तुरंत 25% सिक्योरिटी बढ़ाई गई है केंद्र के निर्देश के बाद, लेकिन कोर्ट का ये कहना था कि देश भर में ऐसा क्या एक नेशनल लेवल प्रोटोकॉल हो जो सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में जिसका पालन किया जाए। जी विकास, यहाँ देखा जाए अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की तो 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात हुई है। एक बात ये कि इस मामले में जांच किस लेवल पर जा रही है, वो एक बात। दूसरी बात, ये डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से जुड़ा मामला नहीं है, ये एक राष्ट्रहित का मामला है। बिल्कुल, इसीलिए कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स यहाँ पर गठित की है, ताकि वो ये भी कोर्ट ने कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अस्पताल प्रशासन है, उन सब से बातचीत करके टास्क फोर्स एक रिपोर्ट तैयार करे कि क्या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर सिक्योरिटी के उतने पर्याप्त इंतजाम नहीं है, उसके कारण क्या है, क्या उनके पास फंड्स नहीं है या फिर अन्य कारणों से वो पर्याप्त सुरक्षा अपने स्टाफ को और लेडी डॉक्टर्स को नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि ज्यादातर अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि वहां पर महिला डॉक्टर्स के लिए अलग रेस्ट रूम्स नहीं है, उनके लिए अलग से कोई स्पेस नहीं बनाई जाती है, यहाँ तक कि कॉमन वॉशरूम अस्पतालों में देखने को मिलते हैं जिनको स्टाफ, विजिटर्स सब इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा कि आपको एक ऐसा वर्क प्लेस देना होगा खासतौर से महिला डॉक्टरों को जहां पर वो पूरा सुनिश्चित होकर काम कर सकें, अपना 100% डेडिकेट कर सकें कि उनको सुरक्षा मिलेगी, उनको वो सारी चीजें मिलेंगी जो उनके लिए बेहद जरूरी हैं। कोर्ट ने कहा कि इनके लिए अलग से रेस्टिंग रूम, वेटिंग रूम्स महिला डॉक्टर्स के लिए होने चाहिए। इन पर भी टास्क फोर्स अपना जो भी उनका मत होगा उस पर गौर करे और कोर्ट को उसके बारे में अपनी एक रिपोर्ट दे।
जी विकास, यहाँ अगर जांच की बात करें विकास, तो कई बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उठाए। उसमें सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने प्रिंसिपल की भूमिका को बताया, जो आरजी करके पूर्व प्रिंसिपल हैं संदीप घोष। कई सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेहद ही डरावनी घटना है और प्रिंसिपल की भूमिका लगातार सवाल के घेरे में है, क्योंकि पहले प्रिंसिपल ने सुसाइड का केस इसको बनाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आखिरकार प्रिंसिपल कर क्या रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि सरकार ने जब प्रिंसिपल को हटा दिया गया था, फिर उनकी नियुक्ति दूसरे मेडिकल कॉलेज में कैसे कर दी गई। बिल्कुल भावना, यहाँ पर जो भी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है वो एक गार्जियन माने जाते हैं। जो भी डॉक्टर पर स्टाफ उनके नीचे काम कर रहा है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी हम कह सकते हैं वो है। इसके बावजूद जब डॉक्टर की इस तरह निर्मम तरीके से हत्या हुई और जो वहां पर जो क्राइम सीन था उसको देख करके कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता था कि ये आत्महत्या का मामला है। बावजूद इसको मर्डर न कह करके अननेचुरल डेथ, वो भी अननेचुरल डेथ कह करके इस मामले को पहले रजिस्टर किया गया। कोर्ट ने कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि तुरंत मर्डर की एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी प्रिंसिपल को, उसमें भी परिवार के हस्तक्षेप का इंतजार किया गया। तो यहाँ पर एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उनकी भूमिका बहुत ही सवालों के और संदेहों के घेरे में आती है। दूसरी बात, पुलिस का रवैया वो भी यहाँ पर सवालों के घेरे में है कोर्ट के सामने कि आप इस क्राइम सीन को इतनी बुरी तरह डिस्टर्ब क्यों होने दिया। वहां पर हजारों लोग अगर इकट्ठे हो रहे थे, लोकल पुलिस क्या कर रही थी? क्या उन्हें इस बात की आशंका नहीं थी कि ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है ये किसी भी समय अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ कर सकती है? खास तौर से क्राइम सीन को जब उन्होंने डिस्टर्ब किया तब पुलिस की लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर दिखती। जी विकास, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं है, डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप और मर्डर केस मामले में सुप्रीम सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी हैं, जिसमें उन्होंने टास्क फोर्स गठन की भी बात की है और इसमें एम्स के निदेशक भी शामिल होंगे इस टास्क फोर्स की 14 सदस्यीय कमेटी के अंदर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण पूरा देश इस समय गुस्से की उबाल में है। खुद बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस इन सभी क्रियाकलापों से हैरान हैं। देर रात वो दिल्ली पहुंचे हैं, फिर अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई है, ये जानकारी आप तक आगे हम पहुंचाते रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और कोलकाता की वस्तुस्थिति से उनको अवगत कराया है और साथ ही साथ उनको बताया है कि इस समय कोलकाता की क्या स्थिति है। और सीवी आनंद बोस जो हैं उन्होंने कल महिला नेताओं के साथ भी मुलाकात की थी, जिसके बाद वो काफ़ी चिंतित नजर आ रहे थे और देर रात दिल्ली पहुंचे और अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उन्होंने मुलाकात की। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना के बाद डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के अस्पतालों, संस्थानों, एम्स, INI के प्रमुखों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने लिखे पत्र में स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। पत्र में कहा गया है कर्मचारियों के विरुद्ध हिंसा या उत्पीड़न अस्पताल के सुचारू संचालन को बाधित कर सकता है और रोगियों को प्रदान की जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। मरीजों की भीड़ से संघर्ष और सुरक्षा उल्लंघन की संभावना बढ़ जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही इसके लिए सुरक्षा उपाय भी सुझाए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं।
लड़कियों को सेक्स की इच्छा पर नियंत्रण रखने की नसीहत देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला देते वक्त रेप के लिए दोषी को निचली अदालत से मिली 20 साल की सजा भी बरकरार रखी। पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहकर सजा खत्म की थी कि नाबालिग लड़की ने स्वेच्छा से संबंध का बयान दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने लड़कियों को खुद पर काबू रखने की भी नसीहत दी थी। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में इस तरह के मामलों में फैसला लिखने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और आपको बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री इस समय भारत की राजकीय यात्रा पे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री इस समय हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं और इस दौरान दोनों देशों के बीच तमाम क्षेत्रों में कई अहम समझौते होने की उम्मीद की जा रही है। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की यह पहली भारत यात्रा है। उनके दौरे से भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले आज सुबह मलेशिया के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। मलेशिया में 29 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय प्रवासी समुदाय है। भारत मलेशिया के लिए पर्यटन का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। मलेशिया आसियान में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। साथ ही भारत मलेशिया के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 20.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा, जबकि भारत में मलेशिया का निवेश लगभग 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अप्रैल 2023 से दोनों देशों के बीच भारतीय रुपए में व्यापार समझौता प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। बढ़ते आगे, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम ने नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कुछ अहम विषयों पर बात की गई है। तो आपको बता दें कि मलेशिया के प्रधानमंत्री इस समय 3 दिवसीय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं और मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें कई पहलुओं पर बातचीत हुई। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे प्रगाढ़ हो रहे हैं भारत और जापान के संबंध। भारत और जापान आज नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। भारत दौरे पर पहुंचे जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा ने इस महत्वपूर्ण वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। आज होने वाली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, साथ ही जापानी रक्षा मंत्री किहारा मिनोरू और विदेश मंत्री योको कामिकावा बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा होगी और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए नई पहलों पर बातचीत की जाएगी। आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी होगा। रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी दी है कि भारत और जापान लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी साझा करते हैं। रक्षा क्षेत्र इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। आगे बढ़ते हुए खबर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की यात्रा पर होंगे। उनकी यात्रा को लेकर वहां रह रहे भारतीय समुदाय में उत्साह की लहर है। पीएम की इस यात्रा का गवाह बनने के लिए पोलैंड के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले भारतवंशी टिकट बुक कराकर वॉर्सो पहुंच रहे हैं। इंडियन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा जो इंडियन डायस्पोरा है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि फाइनली पीएम मोदी ने लास्ट 10 सालों में बहुत सारे देशों के दौरे किए और फाइनली वो पोलैंड आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो पूरे पोलैंड में सिर्फ वॉर्सो ही नहीं, सभी इंडियंस जो है काफ़ी खुश है, काफ़ी एक्साइटेड है। मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ, वो भले स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर्स हो या कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, वो अलग अलग शहरों से टिकट बुक करके वॉर्सो पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक अलग तरीके का ऊर्जा का संचार जो हमको लोगों में दिख रहा है, लोग खुश हैं। और इस तरीके का एक्साइटमेंट मैंने इंडियन डायस्पोरा में पहले तो पोलैंड में तक तो नहीं देखा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।